जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नहीं भी होंगे तो हो जाएँगे खैरियत से। चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग थे यूसी सांता क्रूज़ के एप्लीकेशन पे। वहीं पर जाते हैं। से सांता क्रूज़ ग्रेजुएट प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट अप्लाई हियर और लॉगिन। मैंने ऑलरेडी अपनी डिटेल्स इसमें सेव की हुई हैं। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड। सही है। आप भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। हुँ। ये हमारी एप्लीकेशन, ओपन एप्लीकेशन और ये आ गया कैंपस क्लोज़र। यहाँ पे क्रिसमस और नए साल की छुट्टियाँ चल रही हैं तो इसलिए ये क्लोज़र का नोटिस दे रहा है। कंटिन्यू बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन ये सब हमने डाल दी थी। कंटिन्यू अच्छा जी, यहाँ पर थे हम। तो ये मुझसे पूछ रहा है टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस ऑप्ट इन यानी क्या मुझे अ, जो है वो क्या मैं इनको परमिशन दे सकती हूँ, इजाज़त दे सकती हूँ कि मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भेजें इम्पोर्टेंट डेडलाइन वगैरह के लिए? देखते हैं। अच्छा जी, मुझसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ऑप्ट इन टू टेक्स्ट नोटिफिकेशन यानी कि मुझे मैसेज भेजा करेंगे अगर डेडलाइन आने वाली होगी या इस तरह की कोई चीज़ होगी। फ्री ऑफ चार्ज है, लेकिन वायरलेस करियर जो है वो पैसे वगैरह भी काट सकता है। ये इसका मुझे कभी भी नहीं समझ आया कि वायरलेस वाले कैसे पैसे काटते हैं। हुँ। क्या करें? चलें ऑप्ट इन कर लेते हैं और क्या। वार्निंग बोल रहा है कि यू डिड नॉट प्रोवाइड अ मोबाइल नंबर। हुँ, चलें जी मैं बाद में दे दूँगी। आप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। टेक्स्ट मैसेजेस हो गया, अब बोल रहा है पर्सनल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। बोल रहा है जहाँ पर जो आप नाम लिखेंगे वही आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में आएगा अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, यानी अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। तो अम, आप अपना वही नाम लिखिएगा जो आपका अपना पासपोर्ट के ऊपर है और पासपोर्ट पर वही नाम होना चाहिए जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पर जो नाम है वही आपकी सीएनआईसी के ऊपर होना चाहिए और स्पेलिंग और ये वगैरह यहाँ पर तो मसला नहीं होता लेकिन पाकिस्तान में होता है। मैंने पहले भी बताया था, ये अपने जो सारे मामलात हैं ना नाम वाले, ये प्लीज़ ठीक करके आइएगा। कभी-कभी मुझे समझ नहीं आता कि हमारे मुल्क में इतने नाम वाले मसले होते क्यों हैं? हो सकता है एक वजह तो ये समझ आती है कि भाई जो हमारे यहाँ जिन लोगों को नौकरियाँ दी जाती हैं, उन उनकी पढ़ाई इतनी नहीं होती और अंग्रेज़ी में आपने नाम वगैरह लिखने होते हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ शनाख्ती कार्ड के ऊपर कुछ लोग सिंधी वगैरह में भी नाम लिखवाते हैं, तो भाई वो कंप्यूटर पे आप लिख नहीं सकते। हमें याद है हमारे साथ ये मसला हुआ था। तो इसका क्या हल हो सकता है? मुझे नहीं पता क्या हल हो सकता है इसका। और दूसरा लोग ख़्याल नहीं रखते हैं, मतलब जब अपना नाम वगैरह लिखते हैं तो चेक नहीं करते हैं कि भई सही लिखा है बंदे ने कि नहीं लिखा है। मुझे तो हैरानी होती है बस, हैरानी होती है मुझे। यही है हमारे मुख्तलिफ ज़बानें हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और मुख्तलिफ ज़बानों में लोग मुख्तलिफ तरह से लिखते हैं अपने नाम।
उसके बाद वो अंग्रेज़ी में नाम लिखते हैं। अम, आप कहीं जाते हैं तो आपसे पूछते हैं, भई आप अपना अंग्रेज़ी में नाम बताएँ। मुझे याद है एक बार हम अपनी अम्मी को पढ़ा रहे थे, अपनी बहन को पढ़ा रहे थे, अपनी अम्मी और अपनी बहन को, तो उनको नाम लिखना सिखाना था। तो हम अंग्रेज़ी में नाम लिखना नहीं सिखाते, हम उर्दू में या सिंधी ज़बान जो भी उनकी हमारी मदर टंग होती है, हमारी मादरी ज़बान होती है, उसमें नाम लिखना सिखाते हैं। और उसके बाद इन हमारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं, जो कि बहुत ही और जब आपने सारी ज़िंदगी सिंधी नाम बोला है, सिंधी नाम लिखा है और उसके बाद आप कहीं जाके दाखिला ले रहे हो और वो आपसे बोल रहा है कि भई और वो आपको सर्टिफ़िकेट दे रहा है और उसके ऊपर अंग्रेज़ी में नाम लिखा हुआ है। तो एक मसला तो वहीं से शुरू हो जाता है और उसके बाद लोग देखभाल नहीं करते। तीसरी बात, जब आपका नाम सही नहीं होता तो नाम सही करवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपको जुर्माना भरना पड़ता है, आपको वाउचर भरना पड़ता है। कराची यूनिवर्सिटी में तो हमें वाउचर भरना पड़ता था। शनाख्ती कार्ड भी सही कराना है तो एफ़िडेविट भरवाना पड़ता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये फिर आपको जो है वो अ, लोगों को मौका देती हैं पैसे कमाने का और सरकार को मौका देती हैं पैसे कमाने का। अ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मुझे लगता है अगर नाम का मसला हो जाए तो आप सीधा साधा यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट पर जाएँ और वहीं पर एप्लीकेशन डालें कि भाई मेरे नाम में ये गलत स्पेलिंग हो गई थी तो आप इसको सही कर दें। तो मुफ़्त में सही कर देते हैं आपको, आपके नाम को। तो एक तो वजह ये भी नज़र आती है कि ये पैसे कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, लोगों को सर दर्द होता है तो होता रहा, हमें क्या है, हमें तो पैसे कमाने हैं। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है। ख़ैर, नहीं मैं सिर्फ़ सोच रही हूँ, अपनी अक्ल लड़ा रही हूँ कि क्या वजह हो सकती है हमारे यहाँ ऐसे मसले होने की। हाँ, ख़ैर। अब ये पूछ रहा है अपना लीगल नाम लिखिए जी। लीगल नाम से मुराद है जो नाम आपके शनाख्ती कार्ड पे, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है और आपके पासपोर्ट के ऊपर है। अच्छा जी, अम, इसके बाद ये बोल रहा है कि अगर आपका जो है वो जैसे हमारे यहाँ मुल्क में जो है बहुत सारे लोगों का सिर्फ़ एक ही नाम होता है। जैसे अ, जैसे अ, जैसे क्या नाम हो सकता है? हमारे ज़हन में नाम नहीं आ रहा है। जैसे मेरा नाम था सिर्फ़ सुरैया, तो हर जगह डॉक्यूमेंट्स में नहीं, मेरे सीएनआईसी पे सुरैया था, मेरे बर्थ सर्टिफ़िकेट पे सुरैया था क्योंकि हमारे यहाँ 2 नाम का रिवाज नहीं है, सुरैया और फिर वालिद का नाम। तो जब आपका नाम सिर्फ़ एक हो यानी सुरैया, तो इसका मतलब है कि आपका सिर्फ़ ये फर्स्ट नेम होगा यानी पहला नाम होगा, लीगल फर्स्ट नेम होगा। लेकिन यहाँ पर ये आपसे लीगल लास्ट नेम भी पूछता है, मिडल नेम भी होता है लेकिन वो हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होते, यहाँ पे इतना मसला भी नहीं होता। लेकिन लीगल लास्ट नेम और लीगल फर्स्ट नेम ज़रूरी है यूनाइटेड स्टेट्स में। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपका सिर्फ़ लीगल फर्स्ट नेम है, यानी मेरा नाम पहले सिर्फ़ सुरैया था शनाख्ती कार्ड के ऊपर और तो मैं अपना जो है वो सिर्फ़ यहाँ पे लीगल फर्स्ट नेम लिख दूँगी, कानूनी जो मेरा नाम है। लेकिन फ़र्ज़ करें आपके साथ भी ऐसा ही है, आपका ही सिर्फ़ यही नाम है और आपका लीगल लास्ट नेम नहीं है, यानी आपके नाम के साथ कोई और नाम नहीं जुड़ा हुआ, आपके नाम के बाद आपके अब्बा का नाम आता है। तो ऐसी सूरत में ये बोल रहा है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ फुल स्टॉप डाल दें। तो लेकिन मुझे लगा था पाकिस्तान में कि ये मसला होगा, ख़ैर लेकिन यहाँ पे इस तरह का मसला नहीं है, तो आपने सिर्फ़ फुल स्टॉप डाल देना, सही है? अगर आपका लास्ट नेम नहीं है, अगर आपका सिर्फ़ फर्स्ट नेम है। ओके जी, उसके बाद लीगल प्रीफिक्स ये भी वही है जो पहले था, बताया आपको कि लोग अच्छी होता है, डॉक्टर लगाना चाहिए उनके नाम के पीछे। अच्छा जी, इससे पहले भी कभी आपका कोई नाम था? अगर था और आपने तब्दील करवाया या कुछ इस तरह का मसला है तो आप यहाँ पे अ, डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग नाम बदलवा देते हैं। हाँ, बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पे पसंद नहीं आता या कुछ इस तरह से। हाँ, मतलब हमारे यहाँ मुझे याद है मेरी एक कज़िन का नाम होता था करिश्मा और तो उसकी उम्र थी कोई 5-6 साल थी या 3-4 साल थी तो वो चल नहीं पाती थी और बोलती भी नहीं थी। तो एक मामू की बेटी थी, तो मेरी बेटी थी क्या है, तो मेरी नानी को लगता था कि इसकी वजह ये है कि इसका जो नाम करिश्मा है वो हिंदू वाला नाम है। अब ये क्यों हुआ था, ये उस ज़माने की बात है जब ये
सियासत के बाद इस्लामाइज़ेशन वाला ये जो दौर चल रहा था, उसका इन्फ्लुएंस था। तो बड़ी अवेयरनेस थी, क्या मुसलमानों का नाम होता है, क्या हिंदुओं का, इस तरह की चीज़ें। और ये वो ज़माना है जब इंडियन चैनल जो है वो बंद होना स्टार्ट हो गए थे। तो मेरी नानी ने उसका नाम बदल के नहीं, उन्हें ये लगा कि हिंदू नाम रखने की वज़ह से ये बोल भी नहीं पा रही और चल भी नहीं पा रही है। मेरी नानी ने उसका नाम बदल दिया, करिश्मा से फरहाना कर दिया उसका नाम। तो मैंने देखा है ऐसे केसेस, हमारे यहाँ नाम बदलते रहते हैं, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अ अ, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए फिर तो आप आज जो है वो गुल मोहम्मद हो जाओ, कल गुल अकबर हो जाओ, आज फरहाना हो जाओ, कल करिश्मा हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, लेकिन अगर आपके दस्तावेज़ात पहले से बने हुए हैं, तो बड़ा मसला होता है। पाकिस्तान में तो और ही मसला होता है। अच्छा जी, नहीं भाई मेरे पहले कोई और नाम नहीं था, यही नाम था। अच्छा, ये सिर्फ़ यहाँ पे मेरा पहले खाली सुरैया था और उसके बाद मैंने कुछ ऐड करवाया था, लेकिन बोल रहा है कि ये अगर आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स के ऊपर यानी मेरे तालीमी दस्तावेज़ात के ऊपर अगर अभी भी फ़र्क है मेरे नाम में और दूसरे शनाख्ती कार्ड वग़ैरह पे नाम में फ़र्क है, तो फिर मैं यहाँ पे बता सकती हूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है, मैंने अपना नाम जो है वो अपने तालीमी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर किया है। तो पाकिस्तान में रहने की एक टिप ये भी है कि आप कहीं भी जाएँ, अ जब आप मैट्रिक कर लें, तो अपना मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट जो 2 साल बाद आपको मिलता है, वो अपने साथ रखें और जब भी आपसे कोई नाम पूछे, उसको सामने रखें और वही नाम बताएँ हर जगह। शनाख्ती कार्ड हर जगह आप वही नाम इस्तेमाल करें, आपका शनाख्ती कार्ड पे आपके मैट्रिक के सर्टिफ़िकेट पे बनता है। अ, तो अ, बर्थ सर्टिफ़िकेट पे मेरा बर्थ सर्टिफ़िकेट पे बना था, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप अपना मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट लेकर जाएँ, तो अपना नाम वही लिखवाएँ शनाख्ती कार्ड पे, जो आपके मैट्रिक के सर्टिफ़िकेट पे है और उसी को फ़ॉलो करते रहें मैट्रिक के सर्टिफ़िकेट को और आप यकीन जानें आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, नाम के मामले में। अच्छा जी, उसके बाद ये कह रहा है कि आपकी कोई मिलिट्री के साथ एफ़िलिएशन, यहाँ पे मिलिट्री के लोगों को बड़ी इज़्ज़त दी जाती है, हमारे यहाँ भी दी जाती है पाकिस्तान में। बोल रहे हैं कि अगर आपकी मिलिट्री के साथ कोई ताल्लुकात हैं तो बताएँ, मिलिट्री में रहे हैं, नौकरी की है, कुछ इस तरह से। यूएस आर्म्ड फोर्सेस के साथ आपका कोई ताल्लुक है तो बताएँ, नहीं भाई मैं नहीं हूँ, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो आई एम नॉट एफिलिएटेड विद द यूएस आर्म्ड फोर्सेस। जेंडर, सेक्सुअल आइडेंटिटी, अच्छा जी, आपने ये तो ऑलरेडी बताया लेकिन इनको दोबारा बताना पड़ेगा, व्हाट इज़ योर जेंडर जेंडर आइडेंटिटी? व्हाट इज़ माय जेंडर आइडेंटिटी? माय जेंडर आइडेंटिटी इज़ ये वाला सवाल मुझे हमेशा कन्फ्यूज़ करता है, क्योंकि जिस तरह के मेरे कपड़े-शपड़े हैं, फेमिनिन कपड़े नहीं हैं, निस्वानी जिस तरह लड़कियाँ कपड़े पहनती हैं वैसे नहीं है, तो उस हिसाब से तो मेरा जेंडर नॉन कन्फर्मिंग में आना चाहिए। लेकिन अ, चलें ज़िंदगी आसान बनाते हैं। कहीं पे मैं डाल देती हूँ जेंडर नॉन कन्फर्मिंग, फीमेल डाल देते हैं। व्हाट इज़ योर जेंडर फेमिनिन, ये मैं बात कर रही थी। मोस्टली फेमिनिन है, समव्हाट फेमिनिन है, इक्वली फेमिनिन और मैस्कुलिन है, समव्हाट मैस्कुलिन है, मोस्टली मैस्कुलिन है। मोस्टली मैस्कुलिन है भाई, मेरे कपड़े-शपड़े ऐसे हैं। हाँ, कपड़ों का कोई जेंडर नहीं होता लेकिन क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी कौन-सी है? यानी आप अ, किस सेक्स के इंसान की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं? अच्छा जी, बाइसेक्सुअल, दोनों, गे, हेटेरोसेक्सुअल, स्ट्रेट, मर्द, औरत, लेस्बियन, क्वेयर, एसेक्सुअल, नॉट लिस्टेड, डिक्लाइन टू स्टेट। हाँ, जी, डिक्लाइन टू स्टेट। प्लीज़ सिलेक्ट योर प्रोनाउंस। आपके प्रोनाउंस क्या हैं? शी, हर, हर्स। ये वाले जो सवाल हैं, ये ज़रूरी नहीं है आपको जवाब देना है, आप इसको जो है वो ऑप्शनल है। तो रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन अबाउट जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आर वॉलंटरी। अगर आप वॉलंटरी तौर पर बताना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से बताना चाहते हैं तो बताएँ, वरना कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं इधर। कुछ भी ना डालें, ट्रू टू योर भाई मुझे सच बोलने की आदत है, तो आप भी अपने साथ आप भी सच बोलें यहाँ पे, क्योंकि होता ये है कि अक्सर ये आपसे इंटरव्यू लेते हैं।
और अगर ये आपका इंटरव्यू लेते हैं और आपने यहाँ पे कुछ ऐसा-वैसा डाल दिया है, लेकिन वहाँ पर आप बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर मसले-मसाइल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि फिर उनको शक होता है कि आप शक तो नहीं होता लेकिन ख़ैर सीधी-सी बात है, सच बोलें भाई, एप्लीकेशन में अपनी सच बोलें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अम, जब वो आपसे कोई इंटरव्यू वग़ैरह लेंगे, तो आपको पता होगा कि भाई मैंने ये लिखा है और सच को याद नहीं करना पड़ता ना, झूठ को तो आपको याद करना पड़ेगा, भई मैंने ये क्या-क्या झूठ बोला था, ज़रा रिकॉर्ड रखो मैं उसको। तो मैं सच बोलती हूँ। सच बोल दिया और कंटिन्यू। पूछ रहा है सिटीज़नशिप और रेज़िडेंसी आपकी शहरियत या आपकी जो रिहाइश है उसके बारे में बताएँ। यूजुअली आमतौर पर एप्लीकेशंस इतनी लंबी नहीं होती। सांता क्रूज़ की एप्लीकेशन तो बड़ी लंबी है भाई। हाँ, लीगल नोटिस उसके बाद ये कहना है जो भी कागज़ात आप जहाँ पर जमा कराएँगे हाँ, और जो भी आप बोलेंगे उसे आप ये बोल रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी कागज़ात वग़ैरह आप जमा कराएँगे, वो सारे के सारे सच होने चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। होगी कि नहीं वो नहीं पता लेकिन मैं सच बोलती हूँ। मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं सच बोलती हूँ। नहीं भई मैं प्रैक्टिकल इसका मतलब मैं नहीं ये नहीं कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ मैं। लेकिन सच जो है हम प्रैक्टिकल पर्पसेज़ के लिए बोलते हैं ताकि मुझे चीज़ें याद ना रखनी पड़े, झूठ का हिसाब ना रखना पड़े। आर यू सिटिज़न ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? नहीं भाई मैं नहीं हूँ यूनाइटेड स्टेट्स की सिटिज़न। आपका करंट वीज़ा कौन-सा है? F1 या J1 वीज़ा? आपके पास करंटली कोई वीज़ा है F1 या J1? हाँ भाई मेरे पास है। मेरे पास F1 एकेडमिक स्टूडेंट वीज़ा है। तो फिर मेरी सिटीज़नशिप कहाँ की है? अगर मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट के तौर पर हूँ, ये सिटीज़नशिप मेरी शहरियत जो है वो पाकिस्तान की है। कंटिन्यू। अच्छा जी, अब बोल रहा है कि 3 रिकमेंडर्स के जो हैं वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और नाम डालिए। और ये बोल रहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें लेकिन आपके जो रिकमेंडर्स हैं वो अ, सबमिट ना करें और वो देर से सबमिट करें लेटर तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, आपको बात याद है ना कि रिकमेंडर्स क्या होता है? रिकमेंडर्स वो शख्स होता है जो आपको जानता है और आपकी तालीमी काबिलियत के बारे में, आपकी तालीमी सलाहियतों के बारे में बात कर सकता है और उसको पता है कि आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं, यानी क्या करना चाहते हैं मुस्तक़बिल के अंदर और ज़्यादातर रिकमेंडर वही शख्स होना चाहिए जो कि आपको जानता हो और आपको तालीमी अ, लिहाज से जानता हो। यानी आपकी यूनिवर्सिटी का कोई शख्स होना चाहिए, आपके स्कूल का कोई शख्स होना चाहिए। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर्स हों, कम से कम 2 तो आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर्स होने चाहिए, 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर माँगते हैं तो। एक जो है वो कोई और हो सकता है, जो कि प्रोफ़ेसर तो नहीं है लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह जानता है और आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकता है। हाँ, और जैसे हमने पहले भी कहा था कि अपना जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप लिखवाते हैं, वो एक कोई टेम्पलेट नहीं होनी चाहिए कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तो ये देखें बहुत सारे टेम्पलेट सैंपल्स और एग्ज़ाम्पल्स जो है वो मुझे निकाल के दे देगा। अब हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे, वो क्या करेंगे, यही निकालेंगे और यही निकालेंगे और इसके ऊपर ही जो है नाम वग़ैरह तब्दील करके और साइन करके आपको दे देंगे। ऐसा नहीं करें भाई। हाँ। इस तरह की चीज़ें नहीं करें, इस तरह की चीज़ें फ्रॉड वग़ैरह में आती हैं। तो आप अपना नाम अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऐसे शख्स से लिखवाएँ जो कि जेन्युइन हो, जो आपको जानता हो, आपकी तालीमी सलाहियत के बारे में जानता हो, प्रोफ़ेसर हो, तो बहुत अच्छी बात है और हुँ। तो प्लीज़ इन इन बातों का ख़्याल रखिएगा कि आपके 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो हैं वैसे लोग लिखें। और जब आप
यहाँ पर डालेंगे, अपने रिकमेंडर की एड्रेस वगैरह डालेंगे, तो प्रीफिक्स क्या प्रीफिक्स लगा तो उसका पहला तरीका ये है कि आप जो शख्स आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख रहा है, आप उससे पूछें, आप उससे ये सारी चीज़ें भेजें और उससे पूछें कि भाई मैं यहाँ-यहाँ पे क्या डालूँ? तो अगर वो आपसे कहता है कि भाई मेरा यहाँ पे डॉक्टर कर दो और मेरा पहला नाम ये कर दो और मेरा लास्ट नेम ये कर दो और ये मेरे इदारे का नाम है और ये मेरी पोज़ीशन है। मिसाल के तौर पर अक्सर जो लोग होते हैं, वो या तो प्रोफ़ेसर होते हैं या एसोसिएट प्रोफ़ेसर होते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि भाई उससे आपका रिलेशनशिप क्या है? तो हो सकता है कि वो आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर हो, उसने आपको कोर्स पढ़ाया हो, फैकल्टी मेंबर हो। उसके बाद यहाँ पे आपने उसका फ़ोन नंबर लिख लेना है। अब यहाँ पे देखें, जब आप ईमेल एड्रेस डालते हैं, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है आप अ, वो डालें जो कि ऑफ़िशियल हो। ऑफ़िशियल से मेरी मुराद क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अपना ये एड्रेस डाल सकती हूँ। ये जीमेल एड्रेस है। अ, इस तरह के एड्रेसेस पे अक्सर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं जाता है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पे अपना ऑफ़िशियल अपनी यूनिवर्सिटी ने जो मुझे ईमेल आईडी दी है, spaloch@bcsb.edu अगर मैं ये डाल दूँ, हाँ, तो अब मेरे पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो वो जल्दी पहुँच जाएगा। यानी ये इस बात की तस्दीक है कि मैं कोई फ्रॉड या इस तरह की कोई इंसान नहीं हूँ। और जिस तरह होता है ना फ़ेसबुक के ऊपर अक्सर एक टिक मार्क मिलता है आपको, तो इस तरह की ईमेल आईडीज़ भी एक तरह से आपके लिए टिक मार्क होती हैं। आपने ये एक और तरीका है कि आप जो है ना किसी भी एरे-गैरे से जो है ना वो अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं लिखवा सकते क्योंकि उसका एड्रेस हमेशा क्या होगा @yahoo.com होगा। तो हमारे पाकिस्तान में तो अक्सर लोग का ईमेल एड्रेस है ak47@yahoo.com इस तरह के एड्रेसेस जो है ना वो शक्की होते हैं। इसका मतलब है कि अगला शख्स जो है वो प्रोफ़ेशनल नहीं है। तो इस बात का ख़्याल रखें और ये सारे मसले आपको होंगे ही नहीं, अगर आप किसी प्रोफ़ेसर से या किसी जेन्युइन बंदे से अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाएँगे। अच्छा जी, उसके बाद ये बोल रहा है कि जब ये रिक्वेस्ट यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाने की गुज़ारिश जो है, ईमेल एड्रेस पे उस शख्स के पास जाएगी, तो उसके पास जो मेरा नाम लिखा हुआ आएगा, वो ये होगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर वो शख्स मुझे सिर्फ़ सुरैया बलूच के नाम से जानता है, तो उसको नहीं पता कि ये मेरी कास्ट है, तो मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकती हूँ, लेकिन लोग मुझे जानते हैं। इसी नाम से तो मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे अमेरिका में बड़े कवानीन हैं, तो एक कानून जो है इनका कहलाता है फैमिली एजुकेशन राइट्स एंड प्राइवेसी एक्ट ऑफ 1974। इस कानून के मुताबिक अगर आप चाहें तो अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पढ़ भी सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि आपने किसी से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाया और आपको जो है वो क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई उस बंदे ने मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसा लिखा है, यानी उसने उस ख़त के अंदर मेरे मुतल्लिक़ क्या-क्या लिखा है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, आई डू नॉट वेव माय राइट टू एक्सेस दिस रिपोर्ट। यानी मैं चाहती हूँ कि मेरा जो राइट है इस एप्लीकेशन को देखने का वो वेव ना हो, यानी मेरा जो हक है इस खत को देखने का वो ख़त्म ना हो। मैं चाहूँ तो इस खत को देख सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा ज़ाती ख़्याल है कि अगर मैं इसको वेव कर दूँ तो इसका मतलब है कि जो अगला शख़्स लिख रहा है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो खत लिख रहा है, जब उसके पास ये रिक्वेस्ट जाएगी अ, मुझे पता नहीं कि ये शो होता है कि नहीं होता, ख़ैर जो भी है। अगर ये उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी और उसको मैंने बताया भी हुआ है कि भाई मैंने अपना राइट जो है ना वेव कर दिया है, यानी माफ़ कर दिया, मैंने नहीं देखना है कि आपने मेरे खत में क्या लिखा है। तो मुझे लगता है कि उस शख़्स के पास ज़्यादा आज़ादी होती है, उसको पता होता है कि मैंने नहीं पढ़ना है, तो वो ज़्यादा ईमानदारी के साथ जो है वो इसको लिख सकता है। तो ऐसा मेरा ख़्याल है, लेकिन आपका ख़्याल बदला भी हो सकता है, ये आपकी मर्ज़ी है। सही है? आप चाहें तो अपना वेव ना करें, मैं तो भई वेव कर देती हूँ। उसके बाद ये बोलता है यहाँ पर सिग्नेचर करें, सिग्नेचर करने से मुराद ये नहीं कि आपने पेन लेकर आना और लिखना है। खैर मेरा लैपटॉप तो टच है, मैं कर सकती हूँ। आपने जो है यहाँ पे सिर्फ़ अपना फुल लीगल नेम लिख देना। मेरा नाम है सुरैया अलन बलोच और मैंने इसको लिख देना है। और उसके बाद आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिकमेंडर के पास चला जाएगा। मैंने कुछ डाला नहीं है इसमें, तो मैं इसको कैंसल कर रही हूँ। और इसी तरह आपने जो है वो 3 नाम यहाँ पर ऐड कर देना। सही है? और फिर ये हो जाएगा पूरा।
अब बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या होना चाहिए? तो यूसी सांता क्रूज़ ने हमें बताया है कि इसके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में हमारे पास क्या होना चाहिए। तो हम दोबारा जाते हैं ग्रेजुएट पे, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स पे, यानी होने वाले शागिर्द, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब ये बोल रहा है कि अब आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो 500 से 1000 वर्ड्स का होना चाहिए, सही है? अब उसके अंदर आपने क्या लिखना है? उसके अंदर आपने लिखना है कि आपके अ, आपका क्या मंसूबा है? यानी ये आप ग्रेजुएट, यानी मैं पीएचडी अगर कर रही हूँ, तो मैं पीएचडी क्यों कर रही हूँ? मेरा क्या मकसद है? और मेरी रिसर्च किस हवाले से है? यानी मैं किस चीज़, पीएचडी का मकसद ही होता है रिसर्च करना, ये रिसर्च डिग्री होती है। अ, इसके अंदर मैं किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाह रही हूँ और क्या रिसर्च करना चाह रही हूँ और मेरे फ्यूचर के गोल्स क्या हैं? यानी मुस्तकबिल में जो है वो मैं क्या करना चाहती हूँ? ये मुझे सब इन्हें बताना है 500 से 1000 वर्ड्स में। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आपको दिखा देती हूँ कि मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसा नज़र आता है। मैंने ड्यूक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन भरी थी, तो उसमें मैंने लिखा था अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये देखें, ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। ज़्यादातर ये हमेशा ये कहते हैं कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो डबल स्पेस होना चाहिए। तो आपने इसको इस पैराग्राफ पे क्लिक किया और इसको कर दिया आपने डबल स्पेस, तो ये हो जाएगा डबल स्पेस। इसके जो मार्जिन्स होते हैं, यानी यहाँ से आपने कितना छोड़ना है, यहाँ से कितना पेज छोड़ना है, ये हमेशा नॉर्मल होते हैं। टॉप 1 ऊपर से भी 1 इंच छोड़ा होना चाहिए, साइड से भी, नीचे से भी। और ये इसका हेडर कहलाता है, यहाँ पर आप लिखा करें कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ये, या जो भी है। और यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है, तो हेडर और फुटर जो है वो आप ज़रूर लिखा करें, इसका फ़ायदा होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, ये यहाँ पे बता रहा है आपको कितने वर्ड्स हैं, तो ये मेरे 850 वर्ड्स हैं, उन्होंने कहा है कि 1000 वर्ड्स हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर इनको सिर्फ़ पहले ये बताया कि फ़लसफ़े के अंदर मैं कैसे आई, ज़रा-सा इंट्रोडक्शन, फिर मेरी स एरिया रिसर्च जो है वो मेरी फ़ेमिनिस्ट फ़िलॉसफ़ी है, उसके बारे में बता दिया मैंने। अ, अब मैं यहाँ पे बताऊँगी कि मैं फ़ेमिनिस्ट फ़िलॉसफ़ी में एक्चुअली डिटेल में क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे बता दिया। अब मैं फ़ेमिनिस्ट फ़िलॉसफ़ी में आगे क्या करना चाहती हूँ, वो मैंने यहाँ पर बता दिया। अ, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मेरे फ्यूचर के जो है वो मकासद क्या हैं, यानी मुस्तकबिल में मैं क्या करना नहीं, अ, मैं रिसर्च को किस तरह से कंटिन्यू करना चाहती हूँ, यानी ये जो मेरा पीएचडी प्रोग्राम होगा, इसमें मैं क्या करूँगी और मैं क्यों पीएचडी करना चाह रही हूँ। ये मैंने यहाँ बता दिया। अब ये आखिरी पैराग्राफ में मैंने इनको बताया कि मेरे मुस्तकबिल के गोल्स क्या हैं। मैं मुस्तकबिल में एक प्रोफ़ेसर बनना चाहती हूँ और फ़ेमिनिस्ट फ़िलॉसफ़ी के ऊपर ही लिखना चाहती हूँ। और ये मैंने 850 वर्ड्स के अंदर उनको ये सब कुछ बता दिया। तो ये होता है मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सही है? मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएँ, इस फ़ील्ड में आप कैसे आए और क्या करना चाहते हैं और आगे क्या करेंगे, और ये प्रोग्राम, और थोड़ा-सा इस बारे में भी बताएँ कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों आना चाहते हैं? इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है? तो मैं यूसी सांता क्रूज़ में क्यों जाना चाहती हूँ? वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आनी चाहिए। सही है? तो ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। आप अपना लिख सकते हैं। 29 मिनट हो गए ऑलरेडी। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लिखने के लिए मेरी आप पे क्या राय है? मैं आपको क्या राय दे सकती हूँ? देखिए, जब आप पीएचडी करना चाह रहे हैं ना, अक्सर लोग नहीं सोचते हैं, मेरे ख़्याल में 90% लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं, और मुझे लगता है उन्हें सोचना चाहिए कि आप पीएचडी क्यों करना चाह रहे हैं? आपका क्या मकसद है?
अगर आप पीएचडी सिर्फ़ इसलिए करना चाह रहे हैं कि आपको अमेरिका में आने का मौका मिलेगा या आपको दूसरे मुल्क में जाने का मौका मिलेगा और आपको पैसे कमाने का मौका मिलेगा और इस तरह की चीज़ें, तो ये भी आपका मकसद हो सकता है। लेकिन ये मकसद आपको बताना नहीं है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में आपको उनको साबित करना है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, यानी आप जो है वो एक सच्चे शागिर्द हैं और आप यहाँ पर वाक़ई पढ़ने के लिए आना चाहते हैं और ये आपका मकसद है। आप उसमें ये नहीं लिख सकते कि भाई पीएचडी तो एक तरीका है मेरा दूसरे मुल्क में जाने का और पैसे कमाने का। अम, तो लेकिन मेरा जो मकसद था पीएचडी करने का और वजह जो थी आई मीन जिसकी वजह से मैंने शुरू किया पीएचडी के बारे में सोचना, वो ये था कि मुझे करनी थी फेमिनिस्ट फिलॉसफी। और जब मुझे पता है कि मेरा ये मकसद है, क्योंकि देखिए पैसे कमाने के लिए फ़लसफ़ा करने कोई नहीं आता। सिर्फ़ पैसे कमाने होते हैं ना तो दूसरी फ़ील्ड कंप्यूटर साइंस उस तरह की चीज़ें चूज़ करता है। अ मेरे जेन्युइन स्टूडेंट होने का यही सबूत काफ़ी है, मैं फ़लसफ़ा करने आ रही हूँ। फ़लसफ़ा करने आ रही हूँ, क्योंकि फ़लसफ़ा बहुत कम लोग करते हैं, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे पता था मुझे पता था कि भाई ऑलरेडी मुझे फेमिनिस्ट फिलॉसफी करनी है और मेरा ये मकसद है। तो मेरे लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आपका मकसद क्लियर नहीं है, आपके ज़हन में आपका मकसद क्लियर नहीं है, अम, आपकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, और आपका यहाँ आने का मकसद कुछ और है, अम, तो फिर हो सकता है आपको इस तरह की स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ना टेम्पलेट्स की ज़रूरत पड़े। मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएँगी। फिर आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे जाएँगे और ये आपको एग्ज़ाम्पल्स निकाल के दे देगा, स्टेटमेंट पर्पस की एग्ज़ाम्पल्स। और आप क्या करते हैं, या ये उठाई और इसी के अंदर जो है ना आपने अपना नाम-शाम चेंज कर दिया और यही उठा के आपने सबमिट कर दी। इस तरह की चीज़ें तब होती हैं जब आपका जो मकसद होता है यहाँ पर आने का या पीएचडी करने का या मास्टर्स करने का, अ वो आपको नहीं पता होता कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और आपको लगता है कि ये सिर्फ़ एक ज़रिया है दूसरे मुल्क में जाने का। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने में मुश्किल होगी। लेकिन आपको पता है कि यार मुझे पीएचडी करनी है क्योंकि मुझे इस फ़ील्ड के अंदर जो है वो रिसर्च करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर अ, उम, हाँ, मेरी एक दोस्त थी, उससे एक बार बात हुई थी, उसने बोला कि भाई मुझे केमिस्ट्री में पीएचडी इसलिए करनी है, अ, नहीं बायोकेम में मुझे पीएचडी इसलिए करनी है क्योंकि मुझे लगता है कि कैंसर के ऊपर जो रिसर्च है उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। ये उसकी ज़िंदगी का एक मकसद था और उसको इसलिए पीएचडी करनी थी, तो उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अम, कभी ऐसा कोई मकसद हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद खुद से जो है ना बात करनी पड़ेगी, अपने दिल दिल और दिमाग में झाँकना पड़ेगा कि भाई मेरा मकसद क्या है यहाँ पर आने का। और जब वो मकसद एक बार आपको पता चल जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपके यहाँ आने का मकसद आपके यहाँ आने का मकसद पीएचडी के अलावा और चीज़ें नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है भई। हर इंसान चाहता है कि उसे अच्छी ज़िंदगी मिले, वो मकासद भी हो सकता है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए आपके पास आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप पीएचडी करना क्यों चाहते हैं, आप यही रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। कोई तो बात होगी ना बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो आपको अट्रैक्ट करती है। तो जब आपको इस तरह का जवाब पता होगा, जो कि अपने आप से बात करने के बाद, अपने अंदर झाँकने के बाद ही पता चलता है, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना कोई मसला नहीं। वरना तो आप पढ़ सकते हैं 100-20 एग्ज़ाम्पल्स इस तरह की पढ़ सकते हैं और अपना एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपने ज़हन में बना सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। अ, कोई मना नहीं कर रहा है आपको, मैं भी नहीं मना कर रही। आप जाएँ बिल्कुल पढ़ें, 10-20 स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ें और उसके बाद अपने ज़हन में एक बना लें और उसको लिख लें। अ, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी, एडवाइस भी नहीं करूँगी आपको। लेकिन आप आज़ाद हैं भई, जो आपका दिल चाहता है वो करें। अच्छा जी, उसके बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करनी है, उसके बाद आपने इसको क्या करना है, चूज़ फाइल में जाना है। यानी वो जो आपने लिखी थी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की एप्लीकेशन, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखी थी ड्यूक यूनिवर्सिटी वाली। हाँ,
इसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर देना है, तो ये अपलोड हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ड्यूक यूनिवर्सिटी वाली है और ये इनके पास चली जाएगी। तो मैंने इसको कर दिया कैंसल। अच्छा जी, उसके बाद बोल रहा है हार्ड कॉपीज़ ना भेजें। बहुत अच्छी बात लगती है मुझे भई, कौन प्रिंट कराएगा, पेपर ज़ाया करेगा, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपने सिर्फ़ इस पे सॉफ्ट कॉपी भेजनी है, यहाँ पे चूज़ करके इसके अंदर डाल देना। उसके बाद कंटिन्यू करें। चलिए जी, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। अब पर्सनल हिस्ट्री स्टेटमेंट है, इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।